Hello students, after completing chapter number 4 we had to chapter number 6 in which we found the extraction of elements. Okay, तो इस चैप्टर में क्या है, तो पहली चीज़ की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 12th के सिलेबस में जो है वो ये है। जैसे कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड में वो था एलिमेंट्स, पीरियडिक सिटी और पीरियडिक टेबल वाला, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। तो वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं, ऐसे भी बोलते हैं इसको आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड मेटलर्जी, ऐसा भी बोलते हैं, या फिर शॉर्ट मेटलर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर ये लंबा, या फिर ऐसा थोड़ा शॉर्ट भी बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सारे नाम हैं इस चैप्टर के, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में ये नाम डाला हुआ है, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं मेटलर्जी, ठीक है। तो ये चैप्टर में क्या है, तो डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत सारे एलिमेंट की चीज़ें यूज़ करते हैं, हमको मालूम है, ठीक है। जैसे हम साइकिल यूज़ करते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी सी चीज़ें एलिमेंट होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, उसके बाद कॉपर, ठीक है। थर्मोमीटर के अंदर आप देखोगे तो Hg है, मर्क्यूरी है। तो ये सभी एलिमेंट जो है वो ऐसे ही हमें मिल जाते हैं? नहीं मिलते हैं। हमको मालूम है अराउंड 118 एलिमेंट जो है अभी तक हमने मतलब कि डिस्कवर किए हुए हैं, ठीक है। उसमें से 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग है और अराउंड 26 जो है वो हमने लैब में बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वो जो 92 एलिमेंट्स जो हमें मिले हुए हैं, ठीक है, तो 92 एलिमेंट्स क्या ऐसा ही मिल गए क्या हमको? ऐसे तो नहीं मिला ना। तो उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया? मान लो कि हमने एक लोहे की बड़ी सली बना दी, तो लोहा कहाँ से आया, किस फॉर्म में था, उसको क्या किया हमने और कैसे लोहे की सली बना दी, वो पूरी प्रोसेस, वो पूरे स्टेप जो है वो इस चैप्टर के अंदर है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा। तो वही है सब की जनरल प्रिंसिपल्स, उसमें कौन से प्रिंसिपल यूज होते हैं, कौन सी प्रोसेस यूज होती है फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को अलग करने के लिए, क्योंकि हमें कुछ भी चीज़ बनानी हो तो वो अलग चाहिए, ठीक है। और नॉर्मली अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ के अंदर जो हमें सभी एलिमेंट्स जो मिलते हैं वो एज अ कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। कैसे मिलते हैं? एज अ कंपाउंड मिलते हैं। इतना क्लियर हुआ? कंपाउंड मतलब कि एलिमेंट्स कंबाइन होके बनते हैं। वो एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स के एटम्स जो कंबाइन, एक से ज़्यादा एटम्स जो कंबाइन करके मिलते हैं, वो हमें कंपाउंड्स उनको बोला जाता है, ठीक है। ये सिर्फ वो सारी चीज़ हमने पढ़ी हुई है 11th में, प्योर सब्सटेंस में आया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। उसके बाद था मिक्सचर, ठीक है ना, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। कंपाउंड्स में भी दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्या मिलते हैं? लिविंग थिंग्स में मिलते हैं, जैसे कि एमोनिया, ठीक है, या फिर ग्लूकोज बोल दो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लेकिन हमें यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखना है, जो कैसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और एलिमेंट निकालते हैं और उस एलिमेंट को यूज़ करते हैं। ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना इस चैप्टर के अंदर, वो पूरी इंडस्ट्रियल चीज़ है, मतलब कि जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं प्रोसेसेस, वो आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर। इतना क्लियर हुआ? समझ में आया इतना? ओके, चलो अब आगे चलते हैं कि पहले जो स्टोरी लाइन है वो देख लेते हैं कि हमारे मतलब कि हमारी अर्थ पे ऑल मटेरियल्स जो है आर
कंपोज्ड ऑफ सम एलिमेंट्स। जितने भी मटेरियल हैं वो सारे किसी ना किसी एलिमेंट से बने हुए हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स लिख लो, सम से अच्छा है कि डिफरेंट लिख लो। डिफरेंट एलिमेंट्स, किसी ना किसी एलिमेंट से क्या है, सभी मटेरियल बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, दिस डिफरेंट एलिमेंट्स distributed in majorly 3 parts of the earth। 3 पार्ट के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से वो देख लेते हैं। फर्स्ट है लिथोस्फीयर, सेकंड है हाइड्रोस्फीयर, और थर्ड वन है एटमॉस्फेयर। ये जो चीज़ है वो तो हमें मालूम है, सारे ऑक्सीजन नाइट्रोजन सभी होंगे वो इसमें होंगे। हाइड्रोस्फीयर मतलब कि पानी के अंदर, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, अर्थ क्रस्ट की बात बोल रहा है यहाँ पे। क्या है, अर्थ क्रस्ट मतलब कि ज़मीन, हमारे ज़मीन के अंदर। और यही चीज़ लिथोस्फीयर जो है कंसिस्ट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ एलिमेंट्स। लिथोस्फीयर के अंदर ही क्या है, मेजर पार्ट है, एलिमेंट्स का मेजर पार्ट जो है वो लिथोस्फीयर के अंदर ही है, अर्थ क्रस्ट के अंदर। क्योंकि हमको मालूम है, जब हमने पीरियडिक सिटी में पीरियडिक टेबल पढ़ा था तो एस ब्लॉक की बात की थी मैंने। एस ब्लॉक का ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। अल्कली अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे आर एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट। वो भी मिलते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, ग्रुप 2 वाले। इतना क्लियर हुआ तो ये नोट्स बनाओ, आगे चलते हैं। चलो अब ये सब निकाल देता हूँ। चैप्टर का नंबर नहीं लिखा है, सिर्फ नाम ही लिखा है, तो देख लेना। चलो अब अकरेंस कैसे होता है। अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स, तो एक तो हमें नेटिव स्टेट में मिलते हैं, मतलब नेटिव प्लेस बोलते हैं ना। आपका नेटिव प्लेस कहाँ है, मतलब कि ओरिजिनली आप कहाँ से हो, ठीक है ना। और दूसरा है कंबाइंड स्टेट, ठीक है। कंबाइंड स्टेट मतलब कि किसी के साथ रिएक्शन करके एज अ कंबाइंड फॉर्म में रहना, ठीक है। तो नेटिव स्टेट का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ नॉन रिएक्टिव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मोस्ट ऑफ नॉन रिएक्टिव जो रिएक्ट नहीं करते हैं वैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन दिस स्टेट। वही क्या करते हैं, नेटिव स्टेट के अंदर रहते हैं, ठीक है। जैसे मेटल्स की बात करूं तो क्या होंगे, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है। इनको नोबल मेटल भी बोला जाता है, नोबल मेटल्स, वो तो मालूम है। और नॉन मेटल्स पूरी लाइन, कौन सी लाइन, पी ब्लॉक वाली, पी ब्लॉक वाली तो मालूम है ना। नॉन मेटल्स में क्या आएगा, नोबल गैसेस,
हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन सभी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, मतलब कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये सभी जो है हम बोल सकते हैं नेटिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि वो सभी नेटिव स्टेट में ही रहते हैं ना, कुछ किसी के साथ करते नहीं, ये प्योरली हमें मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम यूज़ करते हैं इसके अलावा, क्योंकि आपको मालूम है पीरियडिक टेबल में किनका डोमिनेंस है, अराउंड 80% ऑफ मेटल्स का डोमिनेंस है। 80% क्या है? मेटल्स है। 80% क्या है? एस ब्लॉक ले लो, डी ब्लॉक ले लो, पी ब्लॉक ले लो। पी ब्लॉक में थोड़े है नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, लेकिन इतने नहीं है जितने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में है। एफ ब्लॉक में भी मेटल्स ही हैं, ठीक है। कंबाइंड स्टेट में अगर माने जिसकी हमें ज़रूरत है, जैसे कि आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी, जिंक एक्सेट्रा, all found in a combined state because they are reactive। वो रिएक्ट कर देते हैं क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हमें कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलते हैं। ओके, क्लियर? इतनी नोट बनाओ, आगे चलते हैं। चलो, अब अकरेंस तो पता चल गया, लेकिन ये जो कंबाइंड स्टेट वाले जो रहते हैं, ठीक है, इनकी बात अभी नहीं, नेटिव एलिमेंट्स की बात अब इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर प्योर फॉर्म में ही मेटल मिल जाएगा तो उसको आइसोलेशन करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है ना। देयर इज़ नो नीड ऑफ आइसोलेशन इन एनी प्रोसेस ऑफ नेटिव एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ दे आर एग्जिस्ट इन अ प्योर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन अ कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट के अंदर जनरली मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर ऑक्साइड स्टेट। ऑक्साइड फॉर्म लिख लो तो भी चलेगा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिख लो तो अच्छा रहेगा। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ज़्यादातर जो कंबाइंड स्टेट में मेटल मिलते हैं वो उसके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि Fe3O4 या Fe2O3 ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ना मेटल का। और नॉन मेटल की बात करूँ तो नॉन मेटल्स एग्जिस्ट और फाउंड भी लिख सकते हो इन देयर रिड्यूस्ड फॉर्म। कौन से फॉर्म में मिलते हैं? रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर मिलते हैं भाई, जो नॉन मेटल होते हैं वो। ओके, क्लियर? कार्बन एंड सिलिकॉन ग्रुप नंबर कौन सा? कौन सा कार्बन फैमिली वाला कौन सा ग्रुप है? पी ब्लॉक पढ़ाया हुआ है ना आपको। काशी गए संत प्रभु, ये GE होगा शायद। तो ये ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। काशी गए संत प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है। बोथ एग्जिस्ट इन नेटिव एलिमेंट्स, सॉरी, नेटिव स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। एग्जिस्ट फाउंड लिख लेता हूं, मतलब कि कार्बन और सिलिकॉन जो है वो एज अ प्योर फॉर्म में भी मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रेफाइट, और कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। ओके, इतना क्लियर? चलो, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया? चलो, अब अर्थ क्रस्ट के अंदर की बात करूं मैं,
तो इतना जो है वो ऑक्सीजन है 49.5% समथिंग। उसके बाद मान लो कि इतना जो है, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, इसके बाद सिलिकॉन है 27.7% और ये काम करते हैं, इतना ले लेते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम है अराउंड 8.3% और सिलिकॉन आ गया ना, और आयरन है 4.7%। परसेंट यहाँ पे लिखना है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा अर्थ क्रस्ट में। नॉन मेटल कौन सा है? ऑक्सीजन है 49.5%। सिलिकॉन भी क्या है? नॉन मेटल है 27.7%। मेटल्स कौन कौन से हैं? मेटल्स है एल्यूमिनियम 8.3% और सिलिकॉन है 4.7%। जब मैंने पी ब्लॉक आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको ये एल्यूमिनियम वाले आई थी, तब बोला था कि सबसे ज़्यादा कोई मेटल मिलती है अर्थ क्रस्ट के अंदर तो वो क्या है? एल्यूमिनियम है। सॉरी ये है Fe आएगा। और उसके बाद जो कोई मेटल मिलती है वो क्या है? आयरन है। लेकिन आयरन की बात नहीं हुई थी, सिर्फ एल्यूमिनियम की बात हुई थी। मोस्ट एविडेंस मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, एविडेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? नोट बनाओ। चलो अब हाँ, यहाँ पे दूसरे एलिमेंट भी होंगे अदर में, जो भी बचेगा वो अदर एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये तो मेनली मैंने सिर्फ मेन थे वो दिखा दिए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो ये जो कंबाइंड स्टेट में हमें मिलते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया, जो भी एलिमेंट हमें चाहिए कुछ भी बनाने के लिए उसको पहले तो प्योर फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो वो जो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोला जाता है? जैसे कि 11th स्टैंडर्ड में हमने एल्यूमिनियम के बॉक्साइट में से रिएक्शन देखी थी कि कैसे एल्यूमिनियम को हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें दो नए नाम आ जाते हैं, एक तो मिनरल्स और एक ऑर्स। मिनरल्स और ऑर्स में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या डिफरेंस है वो अभी समझाता हूं मैं। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आर दोज कंपाउंड्स which are naturally formed and have at least one metal। वो मेटल के ही एक कंबाइंड स्टेट है जिसके अंदर मेटल एटलीस्ट वन मेटल तो होता ही होता है। ठीक है, तो इसे मिनरल्स बोलते हैं। और मिनरल्स जो है वो कैसे बनते हैं? नेचुरली कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। नेचुरली जो भी कंबाइंड स्टेट में होते हैं उसे मिनरल्स बोला जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? मिनरल्स को ही हम यूज करते हैं इकोनॉमिकली। अभी मान लो कि मिनरल्स जो है हमारे पास, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एक तो बॉक्साइट का ले लेता हूँ और एक जो है वो ले लेता हूँ यहाँ पे बॉक्साइट का एक एग्जांपल ले लेता हूँ Al2O3XH2। ठीक है, ये बॉक्साइट का एग्जांपल है। और एक और ले लेता हूँ मैं क्ले जिसे आप यूज़ करते हो Al2O3SiO2XH2। ठीक है, जैसे
स्टेच्यू बनाने में और ये सब करने के अंदर आप यूज़ करते हैं वो ये है, ठीक है। चलो अब ये जो है दोनों मिनरल्स हैं, आप देख रहे हो दोनों क्या है, मिनरल्स है, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पे भी आप देखोगे Al2O3 है, यहाँ पे भी मतलब कि एल्यूमिनियम है इनके अंदर, नेचुरली ये बना हुआ है, बॉक्साइट और क्ले, ठीक है। तो हमें अगर एल्यूमिनियम चाहिए, ठीक है, हमें अगर एल्यूमिनियम चाहिए तो इन दोनों में से हम एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्रियली मतलब कि जो भी इंडस्ट्रियल जो एल्यूमिनियम निकालते हैं प्योर, ठीक है, उन्होंने दोनों में से एल्यूमिनियम निकाला। लेकिन क्या हुआ कि अभी इंडस्ट्री ऐसे नहीं बनती, बहुत ही पैसे जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उनको प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाना है। जब उन्होंने क्ले में से एल्यूमिनियम निकाला, ठीक है, तो उनको पैसा बहुत ही ज़्यादा उनको खर्चा करना पड़ा, ठीक है। मतलब कि इकोनॉमिकली क्ले में से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना, आइसोलेशन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम क्ले विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव था। लेकिन जब उन्होंने बॉक्साइट में से निकाला तो वो इजीली बिना ज़्यादा खर्चे एल्यूमिनियम को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया और उनको प्रॉफिट हो रहा था। मतलब कि ऑर्स किसे बोलेंगे हम, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। दोज मिनरल्स from which metals are extract economically and economically और दूसरा एक वर्ड आना चाहिए अभी, and conveniently, कभी कभी स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है, conveniently are called as ores। मतलब कि यहाँ पे मिनरल्स और ऑर्स में डिफरेंस क्या है। ये दोनों मिनरल्स तो है, लेकिन ऑर्स वो मिनरल्स उन मिनरल्स को बोला जाता है जिसके वहां से मतलब कि मतलब कि इन दोनों में से किस में ज़्यादा पैसे हमें खर्च नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। इजीली हम मेटल को निकाल सकते हैं जो हमें मेटल चाहिए, ठीक है। तो हमने जब प्रैक्टिकली देखा, अब ये ऐसा नहीं बोल सकते कि एल्यूमिनियम में से ये सिलिकॉन, इसलिए ऐसा नहीं। प्रैक्टिकली जब ये इंडस्ट्री में देखा गया कि क्ले और बॉक्साइट में से इजीली ज़्यादा एक्सपेंस ना करते हुए आप एल्यूमिनियम निकाल सकते हो, इसलिए बॉक्साइट को क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल पे मैं ले लेता हूं, ऑर्स बोलते हैं, ठीक है। मिनरल्स तो है दोनों, लेकिन ऑर्स इनमें से कौन है, बॉक्साइट है। क्लियर हुआ। इकोनॉमिकली और कन्वेंशियली मतलब कि इजीली, ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब कि ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड या फिर ज़्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े, क्योंकि इंडस्ट्री में प्रॉफिट की बात होती है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना अच्छा, ठीक है। तो जितनी इजीली मेथड से हम निकाल सकेंगे अपनी प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो बॉक्साइट में से इजीली आप एल्यूमिनियम निकाल सकते हो, इसलिए बॉक्साइट को बोलते हैं और उसे मिनरल भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे भी ले लेते हैं हम, एक आगे दिया था ना, मैग्नेटाइट Fe3O4 और हेमेटाइट Fe2O3, तो ये भी मिनरल्स हैं, लेकिन इसमें से जिसमें ज़्यादा इजीली हम निकाल सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, और बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें एक सेंटेंस ज़्यादा आएगा कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ऑर्स। मतलब कि सभी और जो है वो मिनरल्स तो है, ये इसे मिनरल्स बोल सकते हैं, लेकिन
ये भी मिनरल है लेकिन इसको और नहीं बोल सकते। तो लेकिन ऑल मिनरल्स आर नॉट ऑर्स। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? ओके, नोट करो। चलो, तो मेटलर्जी की एक और डेफिनेशन नहीं बना सकते हम, क्या होगी? द एक्सट्रैक्शन of metals from their ores is called metallurgy। सिंपल और अच्छी जो है डेफिनेशन ये है कि एक्सट्रैक्ट करना मेटल्स को फ्रॉम देयर ऑर्स। ठीक है। नाउ ऑर्स आर नेवर प्योर, कभी भी प्योर नहीं होती, कभी भी। जैसे कि ये यहाँ पे ले लो हम FeSiO3, यहाँ पे एक और है, ये एक और है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें से Fe निकालना चाहूँ तो मैं निकाल लूँगा, ऑक्सीजन तो उड़ जाएगा एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये जो है वो क्या है? इम्प्योरिटी है। ये क्या है? इम्प्योरिटी है ना। तो ये कभी प्योर नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ द ores are generally contaminated of some earthly impurities are called, इन इम्प्योरिटी जो होती है उनको बोलते हैं गैंग और मैट्रिक्स, दोनों बोलते हैं। स्पेलिंग देख लेता हूं मैं। गैंग्यू, ठीक है ना, गैंग बोल सकते हो, गैंग। तो इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर गैंग्यू, जो इंप्योरिटी होती है उसको। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन आर नेवर सेम, मतलब कि कभी सेम नहीं होते। ठीक है। दे डिपेंड अपॉन द इम्प्योरिटीज ऑफ ऑर्स, वो डिपेंड करते हैं कि ऑर्स के अंदर कौन सी इम्प्योरिटी है। ऐसा नहीं है कि सभी प्रोसेस सेम ही होगी। ठीक है। इतना क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके, क्लियर। तो फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सम कॉमन स्टेप्स जो हैं वो हम देख लेते हैं ऑफ मेटलर्जी। फर्स्ट इज ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। पहला स्टेप है ग्राइंडिंग और क्रशिंग का। ठीक है। दूसरा स्टेप है एक्सट्रैक्शन का, एक्सट्रैक्ट करना, सॉरी कंसंट्रेशन करना, सॉरी कंसंट्रेशन, मतलब कि इसमें से ये इंप्योरिटी निकालना। ठीक है। थर्ड वन इज एक्सट्रैक्शन एंड फोर्थ वन नहीं देखना पड़ेगा मुझे, हाँ, प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन
एंड रिफाइनिंग, ये 4 जो है वो कॉमन स्टेप है। तो जब हम मेटलर्जी करेंगे किसी की भी, तो ये 4 स्टेप करना ही पड़ेगा। पहले ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, क्रशिंग करना पड़ेगा, फिर कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, इसका इम्प्योरिटी निकालनी पड़ेगी, फिर एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, देन प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग। ओके, क्लियर? तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 6 का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, हमने फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर देखे। फिजिकल केमिस्ट्री में सभी कैलकुलेशन आते हैं, तो उनके मैंने जो PDF भेजे हुए हैं वो एक उसकी नोट बना लो। एक अलग से नोट के अंदर चैप्टर वाइज आप फॉर्मूले लिखो। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो कभी क्या होता है कि सभी याद नहीं रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है सब हमें भी याद रहता है, ऐसा नहीं है, तो भूल जाते हैं, इतने सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो आप अलग से नोट बनाओ तो आपको अच्छा रहेगा कैलकुलेशन में भी। ठीक है, इसके साथ हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज जो है वो अगले वीडियो में डालेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की और देन केमिकल काइनेटिक्स। ओके।